आज हमारे फिगरिंग आउट की सीरीज पर आज तक के सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर डूइंग अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट विद एवी। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कन्वर्सेशन करेंगे। अभी जो करंट बुक अंजना ओम कश्यप ने कहा उसके बारे में कन्वर्सेशन करेंगे। उसके साथ साथ में सर की अभी सबसे पहले एक नई बुक आई है, उसके बारे में हम कन्वर्सेशन करना है। कैसे आप सभी को पता होगा कि 10th क्लास के बाद में और इस तरह के जनरेशन में अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत दिक्कत का काम रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी भी रहती है। अगर आपने 10th के बाद अपने हिसाब से अपने हैबिट के हिसाब से, हैबिट जो आपका है उसके हिसाब से अगर आपने अपना सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया तो वहां पर आपको आगे जिंदगी में काफी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे पेरेंट्स का प्रेशर, कई बार टीचर्स का प्रेशर रहता है कि अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपको मैथ, साइंस ये सब सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन वहां पर आप अपनी हॉबी को नहीं देखते और फिर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। दैट इज व्हाई आफ्टर 10 सिलेक्टिंग अ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पंकज सर, सबसे पहले वेलकम हमारे फिगरिंग आउट सीरीज में, जहां पर हम लोग फिगर आउट करते हैं, कुछ ऐसे अंडररेटेड ऑथर्स को ढूंढते हैं, क्रिएटर्स को ढूंढते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए रियली में चेंजेस ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, हमारी टीम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती है। तो सबसे पहले अपने बारे में आप बताइए, देन हम लोग बुक के बारे में और डिस्कशन करने वाले हैं। श्योर। थैंक यू विक्रांत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए और मेरी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑनेस्टली मेरा जो बैकग्राउंड है विक्रांत जी, मुझे थोड़ा उसके बारे में बात करने दीजिए पहले, फिर मैं किताब पे आऊंगा। सो मेरा बैकग्राउंड, आई स्पेंड 27 years in corporate companies, mainly worked for 3 companies in my 27 years. I worked in 4 different countries, 7 different cities, and I lived in 14 different houses, right? तो मेरा जो करियर है काफी अप्स एंड डाउन्स का रहा है। मेरा करियर काफी लोगों से कनेक्टेड रहा है, काफी कल्चर से कनेक्टेड रहा है और काफी लोगों से मेरे को इंटरेक्ट करने का अवसर मिला है, दूसरे दूसरे देशों में, कल्चर में, कम्युनिटीज में, राइट। तो मेरे करियर के 27 साल स्पेंड करने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए लाइफ में जो मैं उसको, मेरे पूरे एक्सपीरियंस को पूरी तरह से कंसोलिडेट करके समाज के लिए या फिर सोसाइटी के लिए या फिर बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, राइट। तो वो जो आइडिया मेरे दिमाग में था काफी सालों से चल रहा था, मगर उसका एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया, राइट। आप जैसे जानते हैं आइडिया तो सबको आते हैं मगर एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एग्जीक्यूशन मुझे करना था, मतलब मेरी फैमिली का सपोर्ट पूरा था। पिछले साल हमने जब वापस इंडिया आने का सोचा तो मेरे परिवार के सहयोग से हम वापस आए और मैंने अपनी कंपनी सेटअप करी थी यहाँ पे आके। while I continued my role in the company, I set up my own company also, which is focused on career counseling called Fusion Over Pathways. Now मेरी कंपनी का फोकस यही था कि I want to drive a transformation in working professionals, because I spend a lot of time in the corporate companies plus the students, बिकॉज मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट अच्छा नहीं रहा विक्रांत जी। मेरा जो चॉइसेस थे सब्जेक्ट्स के काफी मिसअलाइंस थे मेरे पास्ट में। मैंने कई बच्चों को देखा है उनके चॉइसेस काफी मिसअलाइन थे। उन चॉइसेस को अगर सही समय पे सही दिशा देके उनको मार्गदर्शन देके अगर हम उसको अलाइन करते उस टाइम पे, तो आई थिंक उन बच्चों का भविष्य काफी अच्छा हो सकता है, राइट। तो उसी पूरे विचार से मैंने ये किताब लिखी है। ये किताब मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा था लिखनी है। मैं जर्नल वगैरह ऐड करता रहता था किसी टॉपिक पे। मेरे दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स भी थे। फर्क ये था कि मुझे सारों को कनेक्ट करना था। उन सारे डॉट्स को जब कनेक्ट करते हो तो किताब सामने आती है, राइट। तो उन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने एक्टिवली 3-4 महीने से काम किया। मुझे काफी सहयोग भी मिला, कुछ काफी सीजन पीपल्स का, जो एजुकेटर्स हैं, जो जिन्होंने मेरी बुक को काफी रिफाइन करने में मेरी हेल्प करी। इनफैक्ट इसके 14 रिवीजन हुए विक्रांत जी, जब से मैंने बुक कंप्लीट करी और जब से आपके सहयोग से मार्केट में आई है ये, इसके 14 रिवीजन हुए। एंड आई एम स्टिल ओपन, अभी भी कोई फीडबैक वगैरह आता है तो आई एम ओके टू इम्प्रोवाइज, राइट।
तो वही है विक्रांत जी के मतलब आप अपने पर्पस को लेके अपने ऑब्जेक्टिव को लेके क्लियर हैं, तो एक समय आता है कि आपकी जो 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 आपके ड्रीम्स होते हैं, जैसे मेरा ड्रीम था कि मेरे को कुछ लिखना है, मेरे को समाज के लिए कुछ करना है, मेरी करियर काउंसलिंग के साथ साथ में, तो ये किताब में मैंने काफी कुछ ऐड किया है और मैं काफी स्पेसिफिक रहना चाहता था बिकॉज काफी किताबें मैंने देखी पढ़ी, वो काफी ब्रॉड सब्जेक्ट्स को कवर करती है, वो एक ही किताब में सब कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ एक ही छोटी प्रॉब्लम्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ द ग्रेड 10, उसको मैंने पिकअप किया क्योंकि मुझे पता था ये प्रॉब्लम्स कितना पेनफुल हो सकता है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए। तो उस प्रॉब्लम्स को पकड़ के मैंने वन बाय वन डीप में जाके और उस किताब को पूरी तरह से संजोया है कुछ कैरेक्टर्स के साथ में, ताकि लोगों को इसको इसी से समझ सके, राइट। तो मेरा प्रयास ये विक्रांत जी कि इस बुक का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और मुझे थोड़ा मतलब और मोटिवेशन मिले तो मैं और अच्छा लिख सकूं, समाज के लिए अच्छा कर सकूं। दैट्स ग्रेट। आपने जो कन्वर्सेशन पे बताया, बहुत बहुत चीजें मुझे एक्साइटेड लगी। लाइक 27 ईयर्स आपने दिए, 7 कंट्रीज आपने ट्रैवल किए, आपने जो बताया जो अलाइन नहीं है एक सब्जेक्ट सिलेक्शन के पार्ट्स आफ्टर 10th सिलेक्शन 10th स्टडीज, एंड उसके बाद जो आपने अपनी बुक की जर्नी के बारे में बताया, ठीक है, आपने 4 मंथ्स किए, 14 रिवीजन हुए, सब काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी बुक के लिए वो रहता है फ्रंट कवर। और जैसा मैं आपकी बुक के साथ वर्क कर रहा था, काफी टाइम तक हमने फ्रंट कवर डिजाइनिंग पर अपना टाइम दिया। उसके बाद आपने एक फ्रंट कवर को फाइनल किया, वो लोगों को काफी अच्छा पसंद आ रहा है। हमारी टीम के काफी पॉजिटिव फीडबैक थे, अभी लोगों तक भी पहुंच चुकी है, अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है आपकी बुक। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि जो फ्रंट कवर के इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों था, और आपकी इमेजिनेशन क्या थी फ्रंट कवर में, क्या लोगों को आप शो करना चाहते थे? राइट, देखो फ्रंट कवर जहां तक की बात है विक्रांत जी, काफी इम्पोर्टेंट रहता है। आप खुद पब्लिशिंग लाइन में है तो मतलब ये फ्रंट कवर डिसाइड करता है कि आपकी आपकी किताब लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो मेरा पर्पस यही था कि मेरी किताब का फ्रंट कवर ऐसा हो कि लोग एटलीस्ट उसको उठाएं, उसको दे जस्ट डोंट लीव इट। यार काफी सारी किताबें आती है, इट शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द जंगल ऑफ बुक्स। तो मैंने जब बात करना चालू किया आपके प्रोजेक्ट मैनेजर दीप्ति से, who did phenomenal job in meeting my expectations all the time, because मैं काफी पिकी था। मैंने कहा देख दीप्ति, मुझे भी काफी आईटी का नॉलेज है एंड आई कैन आल्सो वर्क इन लॉट ऑफ एआई टूल्स, सो लेट्स वर्क टुगेदर। मैं कुछ आइडियाज देता हूँ, तुम कुछ अपना आइडियाज लेके आओ एंड विल वर्क टुगेदर। तो दीप्ति का जो पहला रिलीज था मेरे को फ्रंट कवर का, वो काफी अट्रैक्टिव लगा मुझे। मैंने बोला देख तुम्हारा कवर बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसके साथ में कुछ ऐसी स्टोरी डालो कवर पे कि लोगों को थोड़ी अपीलिंग आए, उनको थोड़ा एक इमोशनल फीलिंग हो यार कि ये कहानी कुछ है इस किताब में। ये कोई मतलब थ्योरेटिकल गाइडेंस नहीं है कि तुम एक सब्जेक्ट पकड़ो, 4 स्ट्रीम है, 4 स्ट्रीम वापस 15 करियर से कनेक्ट होते हैं, वो नहीं है। ये पूरी किताब लिखी गई है कि इन 5 बच्चों के साथ जो शुरुआत से आते हैं, उन 5 बच्चों के साथ अंत में क्या होता है अगर वो सही करियर पकड़ते हैं, और अगर सही करियर नहीं पकड़ते हैं, और उनके बीच में हमने क्या किया है, सारे चैप्टर्स डाले हैं, सारे स्ट्रीम मैपिंग किए हैं। तो कमिंग बैक टू द कवर पेज, इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द कवर पेज which is meaningful, which is appealing and which is connecting to the author's feeling कि यार मेरी ये फीलिंग है, What do you think? I want to ask this question to my readers कि आपको क्या लगता है जब आप इस किताब को अपने हाथ में पकड़ते हैं, राइट? तो इवन मैं कलर्स को लेके भी काफी चूजी था। मैंने कहा ऐसा कलर होना चाहिए कि इस कलर को देखते ही लोगों को कुछ अच्छी फीलिंग आए। आई मीन आई डोंट वांट लाइक डार्क कलर एंड ऑल। आई मीन हमारा ह्यूमंस का नेचर होता है, राइट? हम ब्राइट कलर्स को काफी जल्दी पकड़ते हैं, मेजोरिटी, मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को लगा ऐसा कवर डिजाइन करते हैं, और इस कवर को हम ऐसा करते हैं कि इसको बैक कवर के साथ भी मैच करते हैं, ताकि किधर भी बुक अगर पकड़ेगा, कोई भी इंसान कहीं से उठाएगा तो उसको बुक का एक पूरा समरी आ जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आपने तो वैसे सिलेक्शन काफी अच्छा किया, जो
आप बोल रहे थे, जो डिजाइन आप चाह रहे थे, वो आई थिंक कवर में दिख रहा है। जो मेहनत आप दे रहे थे, दिखती दे रही थी आपकी बुक पर, वो अब शो हो रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है। और सर उसके बाद में बुक के बारे में कन्वर्सेशन तो हम लोग काफी करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ जो मेरे को ट्रिगर कर रहा था, वो एक इंटरव्यू था, एक वीडियो था एक्चुअली, ठीक है, अंजना ओम कश्यप का, जो जिनका ये कहना था कि टीचर्स जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो उनके पास उतना नॉलेज नहीं रहता, कई बार रिसोर्सेज नहीं रहते उनके पास, नॉर्मल ब्लैक बोर्ड पर ग्राफ्स के जरिए वो पढ़ाते हैं। और उनको उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि उनको पढ़ाने नहीं आता, कम नॉलेज रहती है, या फिर थोड़ा सा भी वो फेमस होते हैं, फिर दूसरे लोगों को लाइक्स करना या स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका क्या कहना है, आजकल की न्यूज मीडिया, जो न्यूज मीडिया अभी स्टैब्लिश है, जो वो कर रही है, गवर्नमेंट का जो भी कुछ भी होता है, जैसे झालमुरी का उन्होंने कमेंट किया, उसके बाद मेलोडी का कमेंट आया, और इधर लिटररी मणिपुर इज बर्निंग एंड लॉट ऑफ सोशल इश्यूज, नीट, और फिर एसएससी का लीक पेपर, यूपीएससी के पेपर्स इतने कठिन आए, ठीक है, इतना कुछ हुआ गवर्नमेंट में, ठीक है, फिर भी ये लोग दूसरे टॉपिक्स पर बात करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, यूट्यूब पर जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, रिलेवेंट है, कि एक न्यूज मीडिया, या फिर न्यूज मीडिया को कैसे बदलना चाहिए, उन्हें क्या क्या चेंजेस अपने अपने लिए करना है जो हमें देखने में पसंद आए? देखो, पहली बात तो अंजना ओम कश्यप काफी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, नो डाउट अबाउट इट। एक्चुअली उनके जो स्टोरीज हैं, उनके जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, तो उन्होंने काफी रिसर्च करी होगी इसको पब्लिश करने के पहले। और स्पेशली जब जब नेशनल लेवल की न्यूज चैनल इस बात को कर रहे हैं, तो उनके पास एविडेंस भी होंगे कि भाई उनको ऐसा लगा, ऐसा लगा, राइट। तो मेरा इसमें क्या होता है कि मेरा कहना है कि इसमें दो एलिमेंट है। देखो, पहली बात तो है कि हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए सबको कि सारे यूट्यूबर्स जो भी हैं, जो पढ़ाते हैं, दे आर ऑल फेक, दे आर नॉट ड्रिविंग क्वालिटी, उनको बस क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब काफी सारे अच्छे ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके अपने चैनल्स हैं, और जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, उनके कंटेंट की क्वालिटी, इट इज रियली रियली गुड एक्चुअली। इनफैक्ट मेरी खुद की परिवार में मेरी डॉटर को मैं 2-3 चैनल सब्सक्रिप्शन करे हुए हैं, जिनसे वो साइंस वगैरह कुछ सीखती है, करती है, और उनका पढ़ाने का तरीका इतना सिंपल और अच्छा लगा मुझे पर्सनली, कंपेयर टू द टीचर दैट टीचर्स इन द क्लास। तो देखो, दो पर्सपेक्टिव हैं इसके कि यार हाँ, शायद अंजना ओम कश्यप जी ने इसके लिए रिसर्च करी होगी, और कुछ क्या बोलते हैं, सेंसेशनल न्यूज बनाने के लिए इसको हाईलाइट किया, राइट। मेरा अपना मानना है कि हमें इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इस तरह की न्यूज आएगी और आती रहेगी। जनता समझदार है, आई थिंक जनता डिसाइड करे कि उनको यूट्यूब पे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और ऑफ कोर्स दूसरा पक्ष ये है कि हाँ, हो सकते हैं कुछ सेलेक्टेड यूट्यूबर्स हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो, या फिर ओवर टाइम उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आया हो, और जो आउटकम बच्चों को मिलना चाहिए वो मिला नहीं, राइट। तो इन जनरल देखो, मेरा अपना ओपिनियन है कि दोनों पक्ष की कुछ बातें सही हो सकती है, कुछ गलत हो सकती है। इसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने बताया, जो बड़े इश्यूज हमारे पास चल रहे हैं आज, नीट का इशू, राइट, सीबीएसई का इशू, कितने प्रोमिनेंट इश्यूज हैं। इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बताएं। समाज और मीडिया का, देखो, मीडिया का काम हाईलाइट करना नहीं होता। मीडिया का काम उस हाईलाइट करने के बाद उसके लिए समाज क्या कर रहा है, उसको अकाउंटेबिलिटी सेट करने का भी होता है, राइट। तो उसके लिए शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, शिक्षा विभाग का क्या रोड मैप है इस पूरी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। उसके लिए मैं चाहता हूँ शिक्षा मंत्री या उनके जो अधिकारी हैं क्लियरली समाज के सामने आए, अपना एक पूरा रोड मैप प्रेजेंट करें जनता को, बच्चों को खासकर जो इससे अफेक्टेड हुए मेंटली। आप सोचो, किसी बच्चे ने साल भर मेहनत करी और उसको लगा कि मेरा बस काफी मेहनत किया, मेरे पेपर काफी अच्छा हुआ, और अगले 2 दिन बाद न्यूज आए कि व्हाट, पेपर लीक हो गया है। तो कितना हर्टिंग है उसके लिए। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों से मुलाकात करी है विक्रांत जी, के उन्होंने 3-3 साल तैयारी करी है पढ़ने के लिए, नीट के लिए। और आपने सीबीएसई का फियास्को भी देखा ही होगा, उसमें भी काफी कुछ मार्कशीट कभी कुछ किसी को जा रही है,
टाटा कंसल्टेंट, पता नहीं कितनी कंपनीज इन्वॉल्व है इसमें। तो मेरे को क्या लगता है सर कि हमारा जो सिस्टम जो सब हम बना लेते हैं, सिस्टम सब बना लेते हैं, मुझे रिपीट करने लीजिए, इस देश में सिस्टम सारे बने हुए हैं, कानून सारे हैं, नियम सारे हैं। प्रॉब्लम हमारी अकाउंटेबिलिटी की है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी किसको है। अकाउंटेबिलिटी मतलब एक बंदा बताओ जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। ये नहीं चाहता नेता डिपार्टमेंट को ब्लेम करे, डिपार्टमेंट पुलिस को ब्लेम करे, पुलिस और किसी और को ब्लेम करे। और और हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है विक्रांत जी, हमारी जनता बहुत जल्दी भूल जाती है सब कुछ। आप देखें तो जनता हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, और हमारे यहाँ पे इश्यूज भी इतने ज्यादा है कि एक इशू खत्म होता है दूसरा चालू होता है, तीसरा, और उसके बाद जो पहला इशू होता है तो तीसरे के सामने आता है तो कोई याद भी नहीं रखता, राइट। तो हाँ, ये सब इश्यूज हैं, इनके साथ रहना पड़ेगा, बट देन ऐसा समय आ गया है जब अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। Yes, issues will be always there. We just have to find some solutions. And then, sir, जो आपने बोला, ठीक है, कि जिम्मेदारी किसी एक को लेनी है, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट एक सिस्टम तो बना पा रही है, लेकिन इतने बड़े क्राउड को, इतनी बड़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालने के लिए जो राइट फनल है, एक सिक्योर फनल, दैट इज, उसमें वो फेल हो रही है। क्योंकि नीट का एक बार एग्जाम लीक हो गया, अब उसको री एग्जाम करने के लिए काफी फंड लगेगा, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। और उससे एक तरह से ड्रेन भी होगा हमारा जो सिस्टम है, और जो हमारी जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं गवर्नमेंट को, वहां पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सर, उसके बाद आपकी बुक के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि जो बुक है, सबसे पहले तो बुक का बताइए कि कितने पेजेस की बुक है आपकी। देखो, बुक को जो मैंने शुरू में लिखी थी, थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा, 350 पेजेस की थी, बट देन मेरे को लगा काफी ज्यादा हो जाएगा, सो विद द हेल्प ऑफ दीप्ति एंड सम ऑफ माय प्री पब्लिकेशन रिव्यूअर्स, वी कट इट डाउन। वी आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक 290 पेजेस, so roughly about 292 pages, making sure that every chapter is relevant, in 292 pages में अगर आप स्टार्ट से एंड करेंगे, तो मेरा ये मानना है जिसने इस किताब को सीरियसली पढ़ा है शुरू से अंत तक, उसको एकदम क्लैरिटी मिलेगी कि उसको पर्सनली क्या करना चाहिए, एंड उसको ये भी पता पड़ेगा कि आज हमारे सिस्टम में क्या क्या टूल्स, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो एक को क्लैरिटी दे सकती है। मतलब किसी को अगर सब्जेक्ट सिलेक्शंस के लिए कंफ्यूजन है तो उसको क्या करना चाहिए। जैसे आप अगर चैप्टर को फॉलो करें तो पहले के 4 चैप्टर जो हैं वो पूरे स्टोरी ड्रिवन, उसमें मैंने बच्चों की डिफरेंट जो कंफ्यूजन्स होते हैं, स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, उनको किस किस दिशा से प्रेशर आता है। जैसे रिया इज अ कैरेक्टर, राइट। रिया का प्रेशर सबसे पहला अपने अंदर से है कि वो कंफ्यूज है, वो क्या करे। प्रेशर माता पिता का है जो उसको डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं, राइट। उसके पड़ोसी हैं, उसके मित्र हैं, उसके फ्रेंड्स, मतलब तो रिया अपने आप में कंफ्यूज है। देन मैंने क्या किया, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक क्लैरिटी चैप्टर बनाया। उसमें मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हमने 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास, साइंस है हमारे पास, कॉमर्स है हमारे पास, आर्ट्स है हमारे पास, वोकेशनल है। तो इन चारों जो सब्जेक्ट स्ट्रीम्स हैं, क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो दैट गिव्स अ क्लैरिटी, यार मेरे को साइंस में ये चॉइसेस है, अगर मेरा मैथमेटिक्स है तो मेरे को ये चॉइस है, मेरे को अगर वोकेशनल ले रहा हूँ तो मेरे को ये चॉइसेस है। देन मैंने क्या किया, उस चॉइसेस को करियर पाथ से मैप किया कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूँ तो मेरा नेक्स्ट करियर कौन सा हो सकता है। सो आई ट्राइड एडिंग दैट एज वेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो उससे क्या एक फ्लो बनाने की कोशिश करी, और हर एक फ्लो में मैंने क्या किया है, जो कैरेक्टर मेरे बुक में इंट्रोड्यूस किए हैं नए उनको स्टोरी ड्रिवन रखा है। तो आपको जानकारी भी हो रही है एक तरह से कि मेरे को क्या क्या करियर पाथ मिल रहे हैं, एट द सेम टाइम आप स्टोरी से कनेक्टेड हैं। इस बंदे ने, जैसे आरव है, रिया है, काफी सारे कैरेक्टर्स जो इस बुक में हैं, उनको जब वो चॉइस किया उन्होंने तो उनको क्या करियर पाथ ऑप्शंस थे, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम्स को रूट से कैसे फिक्स किया जाए विक्रांत जी, उसका मैंने एक 7 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है। वो फ्रेमवर्क मैंने डिस्कस करके काफी लोगों से समझने के बाद अपने प्रयास से बनाया है, और उस फ्रेमवर्क से मैं ये चाहता हूँ, मुझे उस फ्रेमवर्क को यूज करेगा उस स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिले।
राइट। उसके अलावा अगर आप अगला चैप्टर फॉलो करें तो उसमें क्लियरली मैंने ये आउटलाइन किया है कि इस प्रॉब्लम के जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या है। अगर आप करियर काउंसलिंग देते हैं तो बच्चे को क्या क्लैरिटी मिलती है। तो मैंने उसको भी पूरा आउटलाइन किया। उसके बाद मैंने जो इसको अंत किया है किताब को 3 चैप्टर से किया है। पहला चैप्टर मैंने लिखा है एजुकेटर्स के लिए कि आप एजुकेटर्स आप पॉलिसी मेकर्स इस पूरी सिचुएशन को समझें और इसको इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैंने उसके लिए कुछ सजेशंस लिखे हैं उनके लिए कि करियर काउंसलिंग जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आप ग्रेड 9 ग्रेड 10 ग्रेड में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं। आप क्यों बच्चों को ये सोचते हैं कि उसके माता पिता या फिर उसका पड़ोसी या फिर उसके भैया उसको काउंसिल करने के लिए केपेबल है, राइट। तो एक सिस्टम होना चाहिए हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन में। ये सिर्फ पॉलिसी बनाने से काम नहीं चला है विक्रांत जी। अभी आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट किए हैं सरकार ने लास्ट ईयर हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ही जरूरी है विक्रांत जी। बिकॉज मेरा मानना है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ हमारे यहाँ पे सिस्टम सारे अवेलेबल हैं, पॉलिसीज बना देते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। सो दैट इम्प्लीमेंटेशन हैज टू हैपन। हर एक स्कूल में मैं चाहता हूँ एक काउंसलर हो। उस काउंसलर का काम फुल टाइम यही करना है कि बच्चों को कैसे अच्छे से गाइड किया जाए, उनकी क्षमताओं के हिसाब से, उनकी नेचुरल एबिलिटीज के हिसाब से, उनकी जो वैल्यूज जिस करियर को वो करते हैं उसके हिसाब से उनको करियर की दिशा दी जाए, राइट। देन लास्ट के 2 चैप्टर विक्रांत जी हैं फोकस पेरेंट्स के लिए कि उनको इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। बिकॉज सबसे इमोशनल पार्ट वही होता है। मेरी खुद की 2 डॉटर्स हैं, एक फाइनल ईयर में है बैचलर डेटा साइंस में, शी इज कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन दिस ईयर, और दूसरी मेरी है 10 स्टैंडर्ड 9 में है, राइट। तो मैं खुद समझता हूँ कि उनके दिमाग में क्या था, राइट, और मेरे दिमाग में क्या था। मैंने वो सारी स्थिति उस किताब में लिखने की कोशिश करी है। बट देन आई थिंक हमने हमारे पास करियर काउंसलर्स थे, हमने जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया वहाँ करियर काउंसलर्स थे। तो सच ये है विक्रांत जी, हमारे पास भारत में 99% स्कूल्स में करियर काउंसलर्स नहीं है आज भी। हमारे पास सिर्फ 1% स्कूल्स में है जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जिनकी आप जानते हैं फीस कितनी ज्यादा है। तो जो अफोर्ड कर पा रहे हैं करियर काउंसलर्स को, उनको वो सुविधाएं मिल रही है, उनको क्लैरिटी मिल रही है अर्ली स्टेज में। जो बच्चे उनके पढ़ के निकलते हैं उनको क्लियरली पता है कि मेरा करियर पाथ क्या है, पेरेंट्स को भी पता है कि इसका नेचुरल टैलेंट क्या है। बाकी जो मेजर पॉपुलेशन है हमारी बच्चों की, जो करोड़ों बच्चे हैं आज, उनको ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती है सही समय पर, मिलती है लेट मिलती है, राइट। और जैसे मेरा अपना एग्जांपल दिया मैंने विक्रांत जी, मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में काफी कंफ्यूज था, राइट। मेरे को उस टाइम पे फर्स्ट डिवीजन आया था। लकीली दैट वाज द ओनली टाइम आई गॉट माय फर्स्ट डिवीजन। उस टाइम पे मेरे पापा ने बोला बेटा फर्स्ट डिवीजन आया है साइंस ले ले। मेरे दिमाग में साइंस था नहीं। मैंने कहा यार साइंस, मेरे को तो फिजिक्स कॉमर्स फिजिक्स समझ में आती नहीं है, केमिस्ट्री मेरे को बहुत ही हार्ड लगती है, बट मैंने साइंस ले ली। अब साइंस ले तो ली, 2 साल तक स्ट्रगल करता रहा। 2 साल के बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद मेरे को जो कॉलेज चाहिए था वो मेरे को मिला नहीं, राइट। मुझे आज भी याद है मैंने कितने कॉलेजेस के चक्कर लगाए उस टाइम पे जब मैं अपनी 12th स्टैंडर्ड में था, और मुझे कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिला। उसका एक ही कारण था कि ये है काफी पुरानी बात है विक्रांत, ये 2000 से पहले की बात है, 1995 की बात है। तो उस टाइम पे जब आपको भी पता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी कम थे देश में, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह इतने ज्यादा थे नहीं, तो सब कुछ डिपेंडेंट सरकारी कॉलेजेस पे ही था। तो मेरे केस में काफी सारे अपने मेरे खुद के एनेक्डोट्स हैं, खुद के स्ट्रगल्स हैं कि भाई मैं उस टाइम पे किस स्टेट ऑफ माइंड में था, राइट, और मैंने उस सिचुएशन को कितनी डिफिकल्टी से निकाला है। और उस डिफिकल्टी को अगर मेरे को उस टाइम पे काउंसलर मिल जाता राइट टाइम पे, और मैं अपने पिताजी के साथ बैठ के अच्छे से डिस्कस कर पाता कि मेरे लिए क्या सही है, तो शायद मैं इस पूरी स्थिति में नहीं हो पाता, राइट। तो यही है विक्रांत जी, और मेरा चैप्टर खत्म होता है। स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि उनको उस स्थिति में कैसे अपने आप को
बनाना चाहिए, कैसे अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे अपने आप को हैंडल करना चाहिए, बिकॉज उनका भी एक टेंडर एज होता है। आप देखो वो खुद भी जो है एक टीन एज में है, तो टीन एज में आपका दिमाग काफी ज्यादा अस्थिर भी रहता है, राइट। काफी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं आपके पास मेंटली, फिजिकली, और ये अलग से प्रेशर पड़ोसियों का, मम्मी का, पापा का, फ्रेंड्स का, सबके चॉइसेस हैं, सब अपने चॉइसेस आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मेरी बुक का यही है विक्रांत जी, मैंने इस किताब में सारी जितनी भी चैप्टर्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी है, और मैं वेट करूंगा कि रीडर्स का क्या रिव्यूज आता है और इसको मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। डेफिनेटली रीडर्स को काफी अच्छा फीडबैक आएगा मेरे हिसाब से। जो आपने बताया 7 स्टेप्स, अगर किसी को भी 7 स्टेप्स के बारे में जानना है, उसके बाद जो सर ने लास्ट के 3 स्पेशल चैप्टर्स दिए हैं वो पढ़ना है ये, और उसके साथ साथ में आपको भी एक काउंसलर की सर ने बताया काउंसलर के चार्जेस कितने ज्यादा रहते हैं, लाखों में कभी कभी पहुंच जाते हैं। आप तो ये बुक आपको अंडर 1000 रुपीज कितने की है सर बुक का प्राइस? हमने एक्चुअली बुक का प्राइस काफी लो रखा है विक्रांत जी, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये बुक जितनी ज्यादा लोगों को पहुंच सके उतना अच्छा है। तो हमने इस बुक का प्राइस 400-500 के बीच में रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सके। मेरा देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुक काउंसलर को रिप्लेस करती है, ये बुक जो है आपको क्लैरिटी देगी, एटलीस्ट ये मेरा कमिटमेंट है आपको, कि आपको ये बुक पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे पेरेंट्स को इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, और मेरे को इस किताब को पढ़ने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इस स्थिति में कैसे बिहेव और एक्ट करूं। जी, तो जो लोग बाय नहीं कर सकते या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते काउंसलर्स को की काउंसलिंग को, उनके लिए ये बुक एक तरह से वरदान की तरह साबित होगी, क्योंकि इस बुक में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक की क्लैरिटी मिलेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो है कैरेक्टर के साथ पढ़ना, जैसे रिया का कैरेक्टर उन्होंने बताया, राव का कैरेक्टर बताया, जो ये कैरेक्टर्स आप उनसे रिलेवेंट करेंगे, आप जो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये कैरेक्टर्स भी फेस कर रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको उसी चैप्टर में आपको मिलेगा। तो आपको समझ आएगा कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ या मैं फेस कर रही हूँ उसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, कैसे आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट को, कैसे पेरेंट्स, और ये बुक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर हैं, तो भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। आपको समझ आएगा कि कैसे काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट को पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ में जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो कितना इम्पोर्टेंट है, चूजिंग अ राइट पाथ कितनी इम्पोर्टेंट है। सर ने काफी अच्छे से बहुत मेहनत करके काफी रिविजन्स करके बुक को लिखा है। बुक अमेजन पर अवेलेबल है, अगर आपको बाई करनी है तो आप डायरेक्टली वहां से बाई कर सकते हैं, हमारे स्टोर अनंता स्टोर से भी आप बाई कर सकते हैं। सभी के लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन पर आपको दे देंगे। और उसके साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ऑथर से, डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम या उनके मेल आईडी पर कनेक्ट हो सकते हैं। सर पूरी तरह से ओपन है आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल मैं सारे रीडर्स को यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को एक फोन कॉल कीजिए अगर आपको लगता है कहीं कुछ मिस्टेक है मेरे पूरे स्क्रिप्चर में, और मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। और मेरा यही है कि ऐसे मैंने बोला कि जितने ज्यादा लोग इस बुक को पढ़ेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि बुक के पढ़ने के बाद अगर आपको आप एक स्टेप ऊपर उठते हैं अपनी क्लैरिटी से, सो मेरे को वो नहीं है कि मेरे को बुक से कुछ पैसा मिल रहा है, ये वो, आई थिंक आपकी क्लैरिटी बढ़नी चाहिए, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। कोई भी पढ़े, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे एजुकेटर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो मैंने अपना बुक का पर्पस मीट कर लिया है। काफी सर ने काफी मेहनत की है, आपको डेफिनेटली आपको बुक पढ़नी चाहिए। हाँ सर, उसके साथ साथ में आपकी बुक जो है, ठीक है, उस पर कोई नेक्स्ट एडिशन या ऐसा कुछ अभी आपका प्लान है कि आप सबसे पहले सिर्फ इस बुक को देखने वाले हैं, और कब तक हमें आपकी कोई नेक्स्ट बुक मिल सकेगी? आई थिंक ये आपकी डेब्यू बुक है मेरे हिसाब से। मेरे को याद है आपके साथ जो कन्वर्सेशन हुआ था, हमने गूगल मीट पर यहाँ पर बैठकर ही कन्वर्सेशन किया था,
काफी क्वेश्चंस आपने पूछे थे, आपके माइंड्स पर यानी क्लियरिटी नहीं थी कि बुक को पब्लिश कैसे किया जाता है। पर जो मैंने देखा आपके कन्वर्सेशन पर, जो आपने मेहनत की, वो हमें काफी पसंद आई। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग अभी आपके साथ वर्क कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं आपके साथ वर्क करना। दीप्ति आपके साथ बहुत खुश है, आप जो सजेशंस देते हैं, जो इवन जो आप अपना बुक का कंटेंट उन्होंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, उन्हें काफी अच्छा लगा। मैं भी एक कॉपी ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए, जिसे पढ़कर मैं आपको अपना जेन्युइन फीडबैक जरूर दूंगा। डेफिनेटली। जी सर, उसके बाद सर कुछ क्वेश्चंस और करंट टॉपिक से रिलेटेड, जो आई थिंक आपको अवेयर होंगे अगर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। जी मैंने सुना एक्चुअली। हाँ जी। ये भी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी काफी लोग इसको फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। जी देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं और उसके अपने नुकसान भी हैं, यू नो। मुझे लगता है आज के कॉन्टेक्स्ट में उसके फायदे कम लग रहे हैं लोगों को और उसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं लोगों को, राइट। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनका स्टेटमेंट सही था, यू नो। उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के जिस तरह से मीडिया ने पेश किया, और मेरा अपना मानना ये है कि देखो सबकी अपनी एक ओपिनियंस होती है, राइट। आप अपनी ओपिनियंस को केयरफुली प्रेजेंट करें। मेरा भी यही मैसेज है कि आपकी ओपिनियंस का किस पे क्या इफेक्ट हो सकता है, राइट। तो आई थिंक ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि उसका जो इफेक्ट हुआ है, आपने देखा उसके 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, उनका फिर ट्विटर पे अकाउंट आया, फिर ब्लॉक कर दिया, अभी करंटली उनके 22 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ, अब देखो उनके फॉलोअर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा हैं आज, राइट। बात ये है कि देखो आप उन फॉलोअर्स को अगर उनका फनल बनाएंगे विक्रांत जी, तो मैं कह रहा हूँ 90% फॉलोअर्स को ये नहीं पता कि वो पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप समझे। उस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है ये भी नहीं पता होगा। तो जो 10% लोग हैं, शायद उस 10% में भी जो अगर आप वापस फनल करेंगे ना, तो उस 10% में आपको वापस 50% लोगों को सिर्फ उसने बोला तो मैंने ज्वाइन कर लिया वाला सीन है। आई थिंक हाँ, शुरू के कुछ 1-2% लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस बात को सीरियसली लिया है, जिन्होंने कुछ समाज में या विचारों में बदलाव करने की कोशिश करी है। बट अगेन देखो, मेरा अपना मानना है कि दोनों पक्षों का जो है एक्शन और रिएक्शन थोड़ा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जज साहब को भी शायद आई थिंक पता नहीं था कि इसका क्या इफेक्ट होगा, बट मेरा अपना मानना है कि इस तरह की पार्टीज बनना, ये करना, और इसको फिर आप कई लोग नेपाल से कंपेयर कर रहे हैं, कि नेपाल में रेवोल्यूशन यूथ लेके आए। तो हर एक देश की अलग स्थिति होती है, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है, यहाँ की मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट है, राइट। और मेरा ये मानना है कि सरकार हाँ, पॉपुलेशन का बेस डिफरेंट है, यहाँ पे सरकार के अपने अलग लेवल के स्ट्रेंथ है यहाँ पे कंपेयर टू नेपाल। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बेकार है, ये वो। देखो, क्रिटिक होने चाहिए, समाज में क्रिटिक होना बहुत जरूरी है सरकार के आसपास। आपने कबीर की वो सुनी होगी कि एक दोहा भी है कि आप निंदक को अपने आसपास रखिए, निंदक नियरे राखिए, राइट। आपके निंदक होने चाहिए आपके पास। बट आई थिंक जब वो निंदक आपके निंदक बनने के बजाय कुछ और बनना हो जाए, उनकी जब फॉलोअर्स की संख्या जिस हिसाब से बड़ी है, अगर आपने देखा हो, तो मेरे को नहीं लगता है ये कोई एक रिवॉल्यूशन जो नहीं, वो कोई ड्रिवन है नहीं। हमारे देश में दूसरी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए rather than फोकसिंग कि जज साहब ने क्या कहा, उसने क्या कहा। आपको अगर प्रॉब्लम पकड़ के फिक्स करनी है तो आप सीबीएसई का सिस्टम ठीक कीजिए। आपको प्रॉब्लम पकड़ के फिक्स करनी तो नीट का कीजिए। आप जो पेपर लीक कर रहे हैं, एक को अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए कि उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। आपने कई केस देखे होंगे जो पिछले बार पेपर लीक हुए थे, उनके काफी सारे जो मतलब केसेस में अरेस्ट हुई थी, सारे लोग जमानत पे बैठे हैं आज तक उनका कुछ हुआ नहीं, राइट। तो मेरा ये मानना है यार कि जितना हम फोकस इन चीजों पे कर रहे हैं, उससे अच्छा हम किसी अच्छे एग्जाम्पल को सेट करके इस तरह के इवेंट्स को करने से टोटली रोके हैं, तो ये गुस्सा अपने आप ही बंद हो जाएगा, राइट। ये गुस्सा अपने आप ही आपकी गुस्से और आपके अगेंस्ट जाने के बजाय आपके साथ खड़ा होगा।
एक तरह से ये लोग आप मान सकते हैं कि एक एंगर से क्रिएट हुई पार्टी है, जो जिसका कोई मोटिव नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है। बस जो मेरे ख्याल से जो कम एज के पीपल हैं वो उस पार्टी को ज्यादातर ज्वाइन किए हैं। जो हम उनके फॉलोअर्स को ध्यान से देखें तो पता चलता है। और सर, काफी काफी चीजें हमने जान ली आपके बुक के बारे में। अब आप ये बताइए कि क्या ये बुक सही में एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकती है, काउंसलिंग सिस्टम को रिप्लेस कर सकती है? देखो, मेरा मानना है इस बुक को अगर कोई सीरियसली पढ़ेगा शुरू से अंत तक तो उसको क्लैरिटी मिलेगी, और वो क्लैरिटी ग्रेड 10 के बच्चे और उसके पेरेंट्स के लिए सफिशिएंट। तो मैं ये अब वापस नहीं कहूंगा कि मैं काउंसलिंग को रिप्लेस कर रहा हूँ, बट यस, अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप एक स्टेप ऊपर जरूर उठेंगे, ये मेरा मानना है। एंड उसके साथ साथ में क्यों क्यों इस तरह के पॉडकास्ट को देखना स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, और क्यों उनको ये हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ है उसे पूरा सुनना चाहिए? हाँ, देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज के स्टूडेंट्स काफी कुछ देखने से सीखते हैं, राइट? वो जमाना, आई थिंक आप अगर क्लास में जाएं तो बच्चे काफी कुछ पढ़ने से सीखते थे, आजकल देखने से काफी कुछ सीखते हैं। इस पूरी पॉडकास्ट में आपको ये तो क्लैरिटी मिलेगी कि मेरा इस बुक को लिखने के पीछे इंटेंट क्या था, इस बुक के आपको क्या क्या फायदे हैं, और ये बुक आपके आपके परिवार के लिए, आपकी सिबलिंग्स हो चाहे और कोई भी हो, उन सबके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है, राइट? मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा ग्रेड 9 ग्रेड 10 में है तो उसको ये बुक आप गिफ्ट करें अगले बर्थडे पे। वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको बनस्पत की कोई नई घड़ी देना या कोई नया गैजेट ला के देना, एक एक बुक, एक फ्रेमवर्क उसको प्रदान करें ताकि उसको पढ़ने के बाद उसको एक क्लैरिटी मिल सके, उसकी मेंटल स्टेट जो उस समय काफी डिफिकल्ट है वो क्लियर हो सके। तो ये बुक एक मैजिक की तरह काम करेगी, मेरा ये पूरी तरह से मानना है। मैंने काफी प्रयास किए हैं इस बुक को काफी कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए, काफी कुछ स्टोरी ड्रिवन बनाने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को पूरा पढ़ें शुरू से अंत तक और इसका बेनिफिट लें। ठीक है। अगर आप एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से आपके बुक को समझने की कोशिश करते हैं, आप जैसे मैं एक आफ्टर टेंथ के बाद, ठीक है, एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरे टेंथ एग्जाम में 89% मार्क्स आए, ठीक है, काफी अच्छे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। अब मेरा ये है कि मेरे को सोशल साइंस में नंबर्स काफी अच्छे आए, ठीक है, एज कंपेयर टू द साइंस और मैथ्स, ठीक है। टीचर्स का कहना ये है कि मुझे साइंस या मैथ्स लेना चाहिए, पेरेंट्स का भी यही कहना है सेम। अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहिए? अगर आप इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं तो मेरी बुक को पढ़ें। आपको इस सवाल का जवाब पूरी तरह से मिलेगा कि अगर आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सोशल साइंस लेना चाहते हैं, जैसा आपने बोला, उस सोशल साइंस को लेने के लिए आपको क्या क्या चूज करना पड़ेगा, वो क्लैरिटी आपको बुक देगी। एक बात। दूसरी बात, उस सोशल साइंस को करने के बाद आपको क्या क्या करियर पाथ मिलेंगे, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और मैंने ये भी एम्फेसाइज किया है बुक में कि ये जो एक मिथ हमने बना रखा है कि अच्छे नंबर आए तो साइंस लेनी चाहिए, अगर एवरेज नंबर आए तो कॉमर्स लेनी चाहिए, और कम नंबर है तो आर्ट्स लेनी चाहिए, वो मिथ मैंने पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करी है। और मैं चाहता हूँ समाज में मिथ टूटे कि आर्ट्स सबसे लोअर है, साइंस सबसे ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, और कई सारी अमेरिकन कंपनीज सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है बनस्पति साइंस, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी आज इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो आपकी परचेज को ड्रिवन करता है, जो आपकी मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। और ऐसे कई सारे करियर पाथ मैंने इस किताब में इंक्लूड किए हैं जो आपको ये मजबूर करेंगे कि मेरे लिए साइंस सही है या मेरे लिए कॉमर्स सही है। अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो आप कॉमर्स चूज करें, और उस इंटरेस्ट के साथ काफी कुछ और भी बैलेंस आपको करने पड़ेंगे। आपकी एप्टीट्यूड लेवल, आपकी वैल्यूज, फ्यूचर में आप किस करियर में क्या क्या वैल्यू करते हैं, एंड सो ऑन। तो मेरा शॉर्ट आंसर ये है कि यस, सोशल साइंस इज अ वेरी ब्राइट सब्जेक्ट एंड इट विल लीड यू to the really good career path in future. अब सर, जो आपकी बुक है, अगर
आपने अभी तक ये सीक्रेट रिवील नहीं किया। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, फिर आपने बताया नहीं उसे। ठीक है, आपने उसे छुपा कर रखा है, पर मैं एक बार और कोशिश कर रहा हूँ आपसे जानने की वो बात कि आपकी नेक्स्ट बुक कब आएगी। क्योंकि मेरा ट्रस्ट ये है कि इस बुक को पढ़ने के बाद सभी स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, जितने भी रीडर्स रहेंगे, सबका यही क्वेश्चन रहेगा कि सर की नेक्स्ट बुक कब आ रही है, का टॉपिक क्या होगा। टॉपिक मैं नहीं बोलूंगा कि आप इस पॉडकास्ट पर बताएं, अभी हम लोग उसको सीक्रेट रखेंगे। आपसे बताइए कि ये बुक हमको कब पढ़ने को मिलेगी, आपकी नेक्स्ट बुक इसके बाद। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं नेक्स्ट के पहले मैं बात करूँ, मैंने सबसे पहले डिसाइड किया है जो मेरी एग्जिस्टिंग बुक है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। और वो काम मेरा चालू है विक्रांत जी अभी। मैं चाहता हूँ मेरा हिंदी का जो संस्करण है वो इसी महीने की 10 तारीख या 15 तारीख के पहले लॉन्च हो जाए, राइट। क्योंकि मैंने देखा है हमारा जो काफी बड़ा मास है वो हिंदी में काफी कंफर्टेबल है। तो मेरा पहला प्रयास ये है कि मेरी अगली बुक इसी बुक का हिंदी संस्करण हो। और उसके बाद मेरे पास कुछ और रोड मैप है जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कि इसी संदर्भ में रहेगा वो, जिसमें मैं करियर काउंसलिंग के और भी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा लोगों को एजुकेट कर सकूं, उनको जानकारी दे सकूं कि इसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये, राइट। उसके अलावा मेरी जो एक और मेरे दिमाग में किताब चल रही है वो एक एक मैं ये बोलूंगा, देखो वो किताब मतलब मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा आपको उसका कंटेंट टॉपिक, बट वो किताब मैंने काफी इमोशन से लिखी है और मैं लिख रहा हूँ। आई थिंक अभी तो 25-30% कंप्लीट हुई है। मेरा वो टारगेट उस किताब को जुलाई अगस्त तक लेके आने का है। और वो किताब पूरी तरह से एक टीयर 3 सिटीज के जो बच्चे होते हैं, आप आज देखें विक्रांत जी, टीयर 3 टीयर 4 सिटीज से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों का जब जिस बैकग्राउंड में वो बड़े होते हैं, तो ग्रेजुअली जब वो बच्चे बड़े होके इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद उनको नौकरी मिलती है, तो नौकरी मिलने के बाद उनकी लाइफ कैसी रहती है, उन्होंने उन्होंने अपनी लाइफ को किस स्टेज से किस स्टेज पे लाके खड़ा किया है, तो उसकी एक पूरी जर्नी मैं लिख रहा हूँ, राइट। उनके स्ट्रगल्स में ऐड कर रहा हूँ, उनकी उनकी जो अचीवमेंट्स है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक कहानी है टीयर 3 के बच्चों की, टीयर 4 के बच्चों की, कि अपने लाइफ में उन्होंने कैसे प्रोग्रेस करी, अपनी लाइफ को कैसे उन्होंने बनाया। और ये बुक उन सारे बच्चों के लिए है, उन सारे लोगों के लिए है जो छोटे शहरों से आए हैं। और आज तुम बड़े बड़े शहर देख लो, चाहे वो गुड़गांव हो, बैंगलोर हो, पूना हो, हैदराबाद हो, या फिर मुंबई हो, चेन्नई हो, वहां जो बड़ी बड़ी पॉपुलेशन से बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स बनी है, वो अपार्टमेंट्स किससे बनी है? इन्हीं बच्चों से बनी है। इन्हीं बच्चों ने अपने पास को छोड़ के अपने प्रेजेंट को बनाया है। तो उस पूरी कहानी को मैंने एनेक्डोट्स करने की कोशिश करी है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और समय आने पे मैं आपको जरूर उसमें इंक्लूड करूंगा। डेफिनेटली सर, हम लोग भी एक्साइटेड हैं आपके बुक को लोगों तक प्रेजेंट करने के लिए। अब कुछ लास्ट क्वेश्चंस आपसे कि जैसे अगर आपकी बुक को कोई पढ़ता है, पढ़ने के बाद कोई भी फील कर रहा है कि वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट होना चाहता है, तो वो कैसे कनेक्ट हो? देखो, मेरा ईमेल आईडी बुक के अंदर है, और वो मेरे को ईमेल आईडी करके ईमेल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी मैंने इंक्लूड किया है, वो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। और मेरा अपॉइंटमेंट भी वो बुक कर सकते हैं मेरी ऑफिशियली वेबसाइट पे। अगर उनको करियर काउंसलर से संबंध कुछ मदद चाहिए, बिकॉज देखो मैंने ये देखा है काफी पेरेंट्स जो हैं बुक पढ़ने के बाद उनको एक स्टेप और चाहिए। उनको ये भी चाहिए, हाँ ठीक है आपकी बुक मैंने पढ़ी, मेरे को क्लैरिटी मिली, बट मैं आपको और डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बैठ के अपने बच्चे का साइकोमेट्रिक असेसमेंट करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे की अगले 5 साल 10 साल का करियर रोड मैप बनाना चाहता हूँ। तो उस संदर्भ में मैं उनकी काफी मदद कर सकता हूँ। और दैट मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूजन वो पाथवे, वो उसी लिए मैंने बनाई है, ताकि इन बच्चों को नई शॉर्ट टर्म और पूरी उनकी करियर पाथ बना के लॉन्ग टर्म सक्सेस में उनको हाथ डाल के साथ दे सकूं। सर, तो आपने काफी कुछ बताया सर बुक के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो आप कुछ शब्दों में बता सकें कि ये बुक किन लोगों को पढ़नी है, किसको आपने टारगेट किया और उनको क्यों पढ़नी चाहिए, और सबसे यूनिक जो दूसरे बुक्स में उनको नहीं मिलेगा वो इस बुक में आपको क्या अलग मिल रहा है, दैट इज वाई उनको बुक को आपकी बाइंग करनी चाहिए।
देखो, पहला सवाल जो है, ये बुक मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिखी है, पेरेंट्स के लिए लिखी है और एजुकेटर्स के लिए लिखी है। तो ये बुक स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, उनके पेरेंट्स को, उनके मम्मी पापा को पढ़नी चाहिए, उनके टीचर्स को पढ़नी चाहिए, और भी जो इनको इन्फ्लुएंस कर, जैसे किसी परिवार में बड़ी बहन होती है, आपने देखा होगा, उसका काफी प्रभाव चलता है छोटे भाइयों पे, छोटी बहनों पे। तो मैं चाहता हूँ ये किताब सब वो लोग पढ़ें जिनके बच्चे उस स्टेज में हैं, राइट। दूसरा सवाल आपने पूछा मेरे से कि इस बुक में क्या है जो दूसरी बुक में नहीं है। मैंने काफी करियर काउंसलिंग की बुक वगैरह पढ़ी है, और ऐसा नहीं है कि उन बुक में कंटेंट अच्छे नहीं है, उन बुक में काफी गाइडेंस भी है। बट मैंने एक ऐसी किताब नहीं देखी जिसमें सब कुछ आपको शुरू से अंत तक बताया हो आपको, और शुरू से अंत तक आपको एक कहानी के फॉर्म में बताया हो। बिकॉज मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी हैं, वो काफी थियोरेटिकल थी। देखो, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी मेच्योरिटी लेवल जो है, वो दूसरों से अलग है, तो मैं उनको समझ पाता हूँ, राइट। बट मैंने ये देखा है कि वो बुक अगर मैं किसी बच्चे को देता हूँ 10वीं के या 9वीं के, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने इस बुक में एक स्टोरी फॉर्म डाला है, तो वो आपको पूरी तरह से मदद करेगा कि आप पूरी तरह से इस किताब को समझ सकें, स्टोरी के साथ उसको चल सकें, और उसी के साथ में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें ब्रेन में कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है, मेरे मेरे फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट और करियर पाथ सही है। जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जो आपने कैरेक्टर के साथ जो आपने स्टोरीज को बताया है, जो रिलेवेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ में, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड एक तरह की जो सस्टेनेबल ग्रोथ आप बोल सकते हैं, अगर इफ एनीवन स्टूडेंट वांट टू गो सस्टेनेबल ग्रोथ की एक सस्टेन तरीके से जैसे आप ग्रो कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, अपने हॉबी के हिसाब से, दैट इज व्हाई बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने इतने समय तक वर्क किया है, 27 ईयर्स आपने दिए हैं, जो काउंसलिंग का आपने निचोड़ उस बुक के साथ प्रेजेंट किया है, वो आपके कहने के हिसाब से रिप्लेस नहीं कर सकता काउंसलर्स को, बट एक हद तक जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते काउंसलिंग को, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक होने वाली है। आप डेफिनेटली। जी सर, उसके साथ साथ में सर हम लोग आपकी न्यू बुक्स भी आ रही है, उसके लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। अब जो मेरा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अनंता प्रेस पब्लिशिंग के साथ आपको वर्क करके कैसा लगा, मेरे साथ वर्क करके, दीप्ति के साथ और हमारी पूरी टीम के साथ, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा? देखो, अनंता प्रेस को मैं पहले जानता नहीं था, राइट। तो मेरे को अनंता प्रेस का जो कॉन्टैक्ट है, फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मिला, किसी के थ्रू। और मैं चाहता था मैं ऐसे किसी प्रेस के साथ काम करूं जिनको अनुभव हो। देखो, मेरे को काफी सारे प्रपोजल्स आए थे जब मैंने अपनी एक्सप्लोर करनी चालू करी, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बोला आप सेल्फ पब्लिशिंग भी कर सकते हो, आपको किसी के पब्लिशर हाउस के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ वर्कशॉप भी अटेंड किए थे जो इस संदर्भ में हेल्प करते हैं, राइट। बट मेरे को लगा नहीं, मेरा पहला बुक है, मैं चाहता हूँ किसी एस्टैब्लिश पब्लिशर के साथ काम करूँ, राइट। जब मैं अनंता से सबसे पहले कांटेक्ट किया था, तो आपके सेल्स के जो पर्सन है, उन्होंने मेरे को काफी अच्छे से गाइड किया कि भाई हमारा प्रोसेस ये है। मेरा काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि मैं उसमें क्या क्या चाहता हूँ। तो जब आपसे मेरी बात हुई, तो आपने मेरा प्रपोजल भी कस्टमाइज किया कि क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए आपको, क्या क्या नहीं चाहिए आपको, जो सर्विस नहीं चाहिए वो आप निकाल दीजिए, जो आपको चाहिए वो हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो मेरे को आपका प्रपोजल कमर्शियली वाइबल भी लगा, राइट। तो मैंने आपके साथ काम करने का निश्चय किया उस टाइम पर। उसके बाद जब दीप्ति ऑनबोर्ड हुई, तो मेरा एक्सपीरियंस काफी और इम्प्रूव हुआ। ऑनेस्टली दीप्ति ने जो मेच्योरिटी दिखाई मेरे साथ में, मेरे जैसे नए ऑथर के साथ में, दैट वाज फिनोमिनल। ऑनेस्टली उसका जो लेवल है, उसका जो कमिटमेंट है बुक को लेके, दैट वाज एक्सेप्शनल। सो आई वांट टू थैंक एंटायर team of Ananta Press, including the designers, the back-end team led by Deepti, and especially managed by you, have been doing phenomenal job, and I wish you all the best for your journey to make more authors onboarded together with you. डेफिनेटली सर, और आपके साथ तो अब बहुत लंबे समय तक हमारा वर्क चलने वाला है। हम काफी कुछ जर्नी शेयर करेंगे सभी के साथ में। सर की एक और नेक्स्ट बुक आ रही है जो काफी एक्साइटेड है। उसके साथ साथ में अगले कन्वर्सेशन पर हम लोग सर की जो 27 ईयर की जर्नी है उसको भी डेप्थ में एनालाइज करेंगे।
समझेंगे। उन्होंने बोला था 7 कंट्रीज उन्होंने ट्रैवल किए हैं, नहीं, 14। 4 कंट्री में काम किया है मैंने, 7 सिटीज में रहा हूँ मैं। जी, और मैंने ट्रैवल की बात करूँ तो मैंने कुछ 25 देशों में यात्राएं करी है। दैट्स तो जी, तो सब एक्सपीरियंस आपका एक अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट पे हम लोग और डिस्कस करेंगे, जिसमें जरूर जरूर। बुक्स, पॉलिटिक्स, ये सब को छोड़कर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे पंकज सर 27 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में जो कंट्रीज उन्होंने ट्रैवल किए, देश उन्होंने ट्रैवल किए, उसके उनके बारे में उनका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे पढ़ाई के साथ साथ में ट्रैवलिंग भी इम्पोर्टेंट है, अपने अपने पर्सनल लाइफ को जीना इम्पोर्टेंट है, अपनी फैमिली टाइम को जीना इम्पोर्टेंट है। सर इवन सर की डॉटर्स इतने बड़े हो चुके हैं, स्टिल सर बहुत यंग लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि अभी वो 30s पर ही है अपनी। तो पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा था हमारे साथ में। उनका जो एक्सपीरियंस हम लोग नेक्स्ट कन्वर्सेशंस में और जानेंगे। आज के लिए जरूर। और जुड़े रहिए फिगरिंग आउट सीरीज के साथ में, क्योंकि हम लोग पंकज सर जैसे ऐसे ऑथर्स को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जिन्हें आपको सुनना चाहिए, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, पॉडकास्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कन्वर्सेशन आपको लग रहा होगा कि एक नॉर्मल जूम मीटिंग पर एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन है जिसमें हम सिर्फ एक इंटरव्यू ले रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं आपको समझ आएगा सर की जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट है, एक ऑथर की जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट और स्ट्रगलफुल रहती है, और कितनी मेहनत के साथ में वो बुक्स को लिखते हैं और आप तक प्रेजेंट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। एंड दैट इज वाई इंस्टाग्राम रील पर जो आप रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, उससे अच्छा पॉडकास्ट को देखिए, और पॉडकास्ट देखने के बाद अगर आपको बुक का कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो उस बुक को पढ़िए। तब आपको समझ आएगा कि इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता, एक पॉडकास्ट देखने से आप 7 डेज के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सो धन्यवाद सर to join our figuring out series, and we will meet in the further discussions as well in future. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट योर सपोर्ट, थैंक यू। Thank you.